हमने लास्ट लेक्चर में आप लोग को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे और अभी तक मैंने आपको जो ऑर्डर निकालने का तरीका बताया है उसको जल्दी से रिवाइज कर लें। पहला कैसे निकालते थे ऑर्डर, किसी भी रेट लॉ एक्सप्रेशन को देख करके ऑर्डर पता कर सकते थे, पहला था। दूसरा क्या था बच्चों, यूनिट को देख करके ऑर्डर पता कर सकते थे। तीसरा था रेट इनिशियल मेथड से ऑर्डर पता कर सकते थे। चौथा बच्चों इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन को देख करके पता कर सकते थे। और पांचवा था हाफ लाइफ मेथड जो चल रहा था। ठीक है बच्चों, तो मैंने हाफ लाइफ मेथड्स में बताया था कि ज़ीरो ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन जो आता है वो क्या आता है, R0/2K आता है, K0 का वैल्यू। और कोई भी रिएक्शन अगर ज़ीरो ऑर्डर है इसका मतलब वो क्या करेगा, ज़ीरो ऑर्डर एक्सप्रेशन को फॉलो करेगा। उसी तरह बच्चों फर्स्ट ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन आया था K1, हम कह सकते हैं उसको 0.693 अपॉन क्या था बच्चों, T हाफ के बराबर था, या T हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन K था। ठीक है, यहाँ तक तो मैंने बता दिया था बच्चों। अब यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ज़ीरो और फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ एक्सप्रेशन ड्राइव करके दिखाया था बच्चों। अब इसमें कुछ बातें और हैं बच्चों, वो ये कि जो रेडियो एक्टिविटी होती है, रेडियो एक्टिविटी तो आप जानते होंगे, यूरेनियम हो गया रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका न्यूक्लियस क्या होता है बच्चों, अनस्टेबल होता है। तो वो क्या करते हैं, डिसइंटीग्रेट करते हैं, यानी ब्रेक डाउन करके अनस्टेबल न्यूक्लियस से स्टेबल न्यूक्लियस में बदलते हैं। जैसे यूरेनियम जो है वो 92-235 होता है, तो वो रेडियो एक्टिव है, और जब वो डिसइंटीग्रेट करता है, अपने आप को स्टेबल करता है, तो क्रिप्टन और जेनॉन में बदल जाता है। फ़िलहाल हमें ये जानना है कि जो रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना है बच्चों, वो भी आपका फर्स्ट ऑर्डर एक्सप्रेशन को फॉलो करता है। और फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि अगर आपको याद होगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन हम क्या लेके आए थे, K इक्वल टू क्या था, 2.303 अपॉन T लॉग R0/R था। तो यहाँ पर K का जो है टर्म लेमडा से रिप्लेस हो गया है, और देखो 2.303 अपॉन T वही रह गया है, लॉग R0/R की जगह N0/N हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ये जो एक्सप्रेशन है बच्चों वो सेम है फर्स्ट ऑर्डर का, सिर्फ N0 और N क्या है, इनिशियल और फाइनल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, T टाइम है, और लेमडा डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है। देखें आप, मैंने बोर्ड पे लिख दिया लेमडा इज़ डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, यानी उसके ब्रेक डाउन करने का जो रेट होगा, वहाँ पर K क्या था, रेट कांस्टेंट था, रिएक्शन का रेट को डिफाइन कर रहा था वो। ठीक है, और लेमडा जो है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है, तो वहाँ पर N0 इनिशियल अमाउंट है और N क्या बच्चों, फाइनल अमाउंट है बच्चों। अब जो है यहाँ पर जैसे कि क्योंकि रेडियो एक्टिविटी फर्स्ट ऑर्डर डिसइंटीग्रेशन है, तो इसका मतलब कि वो फर्स्ट ऑर्डर एक्सप्रेशन को फॉलो कर रहा, तो इसका मतलब इसका जो हाफ लाइफ होगा वो इंडिपेंडेंट होगा इनिशियल अमाउंट पे। आपको याद होगा कि T हाफ जो होता है वो हाफ लाइफ पीरियड है, और मैंने ग्राफ दिखाया था आपको, तो वहाँ पर T हाफ को इनिशियल अमाउंट पे इंडिपेंडेंट दिखाया था। वहाँ पर जो है ग्राफ ये बता रहा था कि हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। अब इनिशियल अमाउंट पे डिपेंड नहीं करने का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जैसे C14 है, तो इसका हाफ लाइफ पीरियड जो होता है T हाफ, ये अलग से लिख रहा हूँ मैं, T हाफ जो है 5700 ईयर्स है। कितना है बच्चों, 5700 ईयर्स, ये याद रखना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 ग्राम अगर C14 लेंगे तो उसको 5700 ईयर में, है ना, 100 ग्राम से 50 ग्राम में बदलने में टाइम लगेगा। और अगला 50 से अगर 25 ग्राम में बदलेगा तो भी 5700 ईयर ही लगेगा। 25 ग्राम से, है ना, 12.5 ग्राम बदलने में भी 5700 ईयर लगेगा, और 12.5 से 6.25 ग्राम में भी बदलने में भी 5700 ईयर्स लगेगा। और इसी बेसिस पे बच्चों कार्बन डेटिंग प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, यानी मम्मी का एज पता करते हैं। मम्मी समझ रहे होंगे आपको, समझ रहे होंगे बच्चों, जो फॉसिल्स होते हैं, या आपने सुना होगा पिरामिड में जो मम्मी मिलती है, वो जो राजा जो मर जाते थे तो उनको उनका मम्मीफिकेशन करके रख दिया जाता था, तो उसमें जो एज है उसका पता कैसे करते हैं, तो कार्बन डेटिंग से। तो इसी हाफ लाइफ ईयर उसका मालूम होता है C14 का, उसी भी यहाँ पे पता करते हैं। अब आप एक सवाल मुझसे पूछ सकते हैं कि ये पता कैसे चलता है, तो उसका जवाब ये है कि जब राजा मरता होगा तो उस वक्त उसका जो है ना, उसका जो है
कॉफिन बनाया जाता होगा, ताबूत बनाया जाता होगा, तो ताबूत किस चीज़ का बनता है? लकड़ी का बना हुआ होता है। तो लकड़ी पेड़ को काट के बनाया गया होगा। और जो पेड़ होता है बच्चों, उसमें कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है। तो जब पेड़ को काटा गया होगा तो उसका जो कार्बन इंटेक है, CO2 इंटेक ख़त्म हो गया, तो कार्बन 12 जो है वो तो वैसे ही रहेगा, स्टेबल रहेगा, लेकिन C14 जो है, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है और उस पेड़ में मौजूद होगा लकड़ी में, तो वो डिसइंटीग्रेट करना शुरू करेगा। और जो मम्मी के यहाँ से जो कॉफिन होता है उसकी लकड़ी का अगर केमिकल एनालिसिस करेंगे या डिसइंटीग्रेशन एनालिसिस करेंगे तो उससे पता चल जाता है। कैसे पता चलता है? तो फ्रेश लकड़ी का C14 100% मान लिया जाएगा, और मम्मी के यहाँ से जो कॉफिन आया है, लकड़ी जो आया है, उसमें C14 का अमाउंट से कंपेयर किया जाएगा। मान लो कि अगर C14 जो है फ्रेश लकड़ी के कंपैरिजन में, अगर मान लो कि उस कॉफिन की लकड़ी में है ना 25% बचा है, तो इसका मतलब कि उसने 2 हाफ लाइफ देखा होगा। कैसे? तो 100 ग्राम जब इनिशियल अगर लेंगे, पेड़ जब ज़िंदा रहा होगा, तो उस वक्त C14 100% माना जाएगा। और C14 जो है 100 ग्राम से 50 ग्राम में बदलने में कितना साल लगा होगा? 5700 ईयर। और अगला 25 से 50 से 25 ग्राम बदलने में भी 5700 साल लगेगा। इसका मतलब 2 हाफ लाइफ गुजरा होगा। तो दोनों हाफ लाइफ को जोड़ देंगे तो एज पता चल जाता है। ये मैं एक तरीका बता रहा हूँ जो कार्बन डेटिंग में इस्तेमाल होता है। तो फिलहाल आपने याद रखना है बच्चों कि जो आपका इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन है बच्चों, जो K का वैल्यू था 2.303/T log R0/R था, वो सिर्फ K जो है लेमडा से रिप्लेस हो जाएगा और R0 की जगह N0 हो जाएगा और N फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा बच्चों। क्लियर हो गई बात? तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और ये याद रखिएगा कि जो रेडियो एक्टिविटी है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ इनिशियल अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब इनिशियल अमाउंट पे डिपेंड नहीं करने का मतलब कि 100 ग्राम से 50 ग्राम बदलने में 5700 साल लगा, तो 50 से 25 ग्राम बदलने में भी 5700 साल ही लगेगा, 25 से 12.5 ग्राम में बदलने में भी 5700 साल ही लगेगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई? अब आइए, अब यहाँ पर है एक फार्मूला मैंने दिया हुआ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर nth हाफ लाइफ। मान लो अगर किसी भी कंपाउंड, किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का है ना कितना अमाउंट लेफ्ट होगा हाफ लाइफ होने के बाद, तो nth हाफ लाइफ के बाद, तो वो इस फार्मूला से निकल सकता है। n जो है बच्चों इनिशियल अमाउंट है, और 2 to the power n, n क्या है? nth हाफ लाइफ है। जैसे मान लो कहेगा कि 4 हाफ लाइफ गुजर गया है, मान लो कहेगा C14 जो है वो है ना 4 हाफ लाइफ उस पर कवर हुआ है, 4 हाफ लाइफ गुजरा है, तो बताओ C14 कितना बचेगा? तो 4 हाफ लाइफ का मतलब यहाँ पे n का वैल्यू क्या रख देंगे बच्चों? है ना 4 रख देंगे, और जो इनिशियल अमाउंट होगा उसको हम लोग है ना 2 to the power 4 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना अमाउंट बचेगा वो पता चल जाएगा। अब आप बोलेंगे सर नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ कैसे पता चलेगा? तो नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ पता करने का तरीका ये है कि टोटल टाइम जो गिवन होगा बच्चों, उसको उस एलिमेंट के हाफ लाइफ से डिवाइड कर देना। जैसे मान लो कि अगर है ना 25,000 साल है टोटल टाइम, और अगर हाफ लाइफ दिया हुआ 5700 ईयर, तो आप टोटल टाइम में हाफ लाइफ से डिवाइड कर देंगे तो कितना हाफ लाइफ कवर हुआ है वो पता चल जाएगा। तो यहाँ से n पता चल जाएगा, और n यहाँ रख देंगे तो कितना अमाउंट लेफ़्ट होगा, यानी हाफ लाइफ गुजरने के बाद कितना अमाउंट बचेगा, वो इस फार्मूला से निकाल सकते हैं बच्चों। क्लियर हो गई बात? तो ये फार्मूला दोनों याद रखना है। अब आइए, हाफ लाइफ मेथड जो है ऑर्डर निकालने के लिए भी इस्तेमाल होता है बच्चों। ठीक है, वो कैसे होता है? तो एक फार्मूला है T12/T2 = C2/C1। यानी अगर मान लो कोई प्रोसेस दिया हो, कोई रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना दिया हो, उसमें एक टाइम दिया हो और दूसरा टाइम दिया हो, बोले ये 2 अलग अलग हाफ लाइफ हैं, और इसका इनिशियल C1 और C2 फाइनल अमाउंट दिया हो, तो बताना है कि ऑर्डर क्या होगा, तो इस फार्मूला से निकल जाएगा। जहाँ n क्या है देखो, n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है या ऑर्डर ऑफ प्रोसेस है। ठीक है, और यहाँ पर जो है T12 और T12 क्या फर्स्ट और सेकंड हाफ लाइफ है, और C1 और C2 इनिशियल और फाइनल अमाउंट है। ठीक है बच्चों, इस पर सवाल जब हम बनाएंगे तो बात समझ में आ जाएगी। तो आपको ये वाला फार्मूला भी याद रखना है। तो अभी तक हमने जो है टोटल फार्मूला क्या बताया है, ये एक फार्मूला है जो ऑलरेडी पहले से हमारे पास है, फ़र्क सिर्फ K का है, वहाँ K था, यहाँ लेमडा है, और वहाँ R0 था, यहाँ पर R है। ठीक है बच्चों, दूसरा हमने ये फार्मूला दिया है कि कितना अमाउंट हाफ लाइफ में nth हाफ लाइफ के बाद बचेगा सब्सटेंस का,
तो वो इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। और टोटल हाफ लाइफ कितना गुजरा है वो कैसे पता चलेगा, तो टोटल टाइम को जो दिया हुआ है उसको एक हाफ लाइफ से डिवाइड कर देंगे, हाफ लाइफ पीरियड से, तो टोटल हाफ लाइफ निकल जाएगा कितना हाफ लाइफ कवर हुआ है। और हाफ लाइफ के नंबर्स को हम पावर बना के इस्तेमाल कर लेंगे तो कितना अमाउंट लेफ्ट होगा वो पता चल जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा बच्चों। बाकी सवाल जब बनाएंगे तो और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा बच्चों। अब आइए अब हम एक चीज़ और देखेंगे, हाफ लाइफ। देखिए मैंने रेड कलर के डब्बे में अलग से लिख दिया है, जगह कम इसलिए मैंने अलग से लिख दिया है। हाफ लाइफ फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, हमने ज़ीरो ऑर्डर के लिए और फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का तो फार्मूला डिराइव कर दिया था। अब हम लोग को सेकंड ऑर्डर का हाफ लाइफ जो है फार्मूला डिराइव कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे सर सेकंड ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो सेकंड ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन पढ़ा नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कंपटीशन में आता है, और वो क्या है, के टी इक्वल टू 1/r माइनस 1/r नॉट। आर क्या है बच्चों, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है, और आर नॉट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। के रेट कांस्टेंट है, टी टाइम है। तो अगर हाफ लाइफ ले लें, अगर हम टी हाफ के बराबर ले लेंगे तो आर किसके बराबर हो जाएगा, R0/2 के। यानी जो हाफ लाइफ होगा तो उसमें जो अमाउंट होगा फाइनल अमाउंट वो इनिशियल अमाउंट का आधा हो जाएगा। तो आर की जगह हम R0/2 लेके रख देंगे, तो इसका मतलब हमारा जो फार्मूला फाइनली आ जाएगा T½ इक्वल टू 1/K/R0। ये आपका हाफ लाइफ एक्सप्रेशन है किसके लिए बच्चों, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ एक्सप्रेशन है बच्चों। ठीक है, ये याद रखिएगा। और दूसरी बात ये है बच्चों कि इसका एक ग्राफ है, जो यहाँ पर जगह कम है इसलिए मैं छोटा सा ग्राफ बना दे रहा हूँ। ये आपका T½ वर्सेस 1/A0 के बीच ग्राफ है, 1/R0 के बीच ग्राफ है, और ये ग्राफ इस तरह से आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये किसके लिए है, सेकंड ऑर्डर के लिए ग्राफ है, जो याद रखना है। ये किसके लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए। मैंने आपको 3 ग्राफ पढ़ा दिया है हाफ लाइफ में, एक तो ज़ीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ पढ़ाया था, एक फर्स्ट ऑर्डर के लिए और एक सेकंड ऑर्डर के लिए। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई बात, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर कंक्लूज़न क्या है, हाफ लाइफ हमने पढ़ा है तो उसका कंक्लूज़न ये है कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में T½ जो होता है वो क्या होता है बच्चों, T½ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R0 के, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R0, और R0 का पावर 0। देखो यहाँ पर 2 0 दिया हुआ है, एक नीचे दिया हुआ है, एक ऊपर 0 दिया हुआ है। तो R0 क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, और ये पावर 0 देने का मतलब इंडिपेंडेंट है। ध्यान रखेंगे, यहाँ R0 का मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, पावर 0 देने का मतलब इनिशियल अमाउंट पे इंडिपेंडेंट है। आपको याद होगा फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है कि हाफ लाइफ 0 इनिशियल अमाउंट पे इंडिपेंडेंट होता है। उसी तरह सेकंड ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ जो होगा R0 का पावर -1 होगा, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी 1/R0 के बराबर होगा। ठीक है, और nth ऑर्डर के लिए अगर हम ले लें, nth ऑर्डर का मतलब कोई सा भी ऑर्डर होगा, तो T½ इक्वल टू R0 का पावर 1 - n होगा, जहाँ n क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है बच्चों। क्लियर है बात समझ में आ गई बच्चों। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें जितने भी फार्मूलाज हैं बच्चों उसको एक जगह जमा कर लें। ठीक है, और फिर हम लोग देखेंगे कि nth फ्रैक्शन के लिए जो है टाइम हम कैसे निकालते हैं बच्चों। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो है एक और फार्मूला है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट nth फ्रैक्शन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। nth फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि मान लो कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और उसमें क्या है कि 2/3 ऑफ द अमाउंट रिएक्शन में प्रोसीड कर गया है, यानी 2/3 अमाउंट रिएक्टेंट का कंज्यूम हो गया है। तो बोल रहा है कि इसमें टाइम अगर निकालना हो कि कितना टाइम लगेगा 2/3 अमाउंट खर्च होने में, या 1/4 अमाउंट खर्च होने में, या 1/3 अमाउंट खर्च होने में, तो यहाँ से ये फार्मूला हम लगाएंगे T इक्वल टू 1/n इक्वल टू 2.303/K log 1/1 माइनस 1/n। अब जैसे मान लो कहेगा 2/3 अमाउंट खर्च होगा तो कितना टाइम खर्च लगेगा, तो हम क्या लिखेंगे, T 2/3 लिख देंगे, बराबर क्या हो जाएगा 2.303/K log, और 1 इनिशियल अमाउंट हुआ, और 1 माइनस 1/n है, तो 1 माइनस 1/n का मतलब अगर 2/3 है तो 1 - 2/3 लिख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ से टाइम पता चल जाएगा। उसी तरह से अगर कहेगा 1/4 अमाउंट खर्च होने में रिएक्टेंट का कितना टाइम लगा है, तो हम क्या लिखेंगे, T इक्वल टू T 1/4 बराबर क्या होगा 2.303/K। K का वैल्यू आपको दिया रहेगा या निकालना होगा, और log 1/1 माइनस, ठीक है, तो 1/4 है तो 1/4 दे देंगे।
तो यहाँ से टोटल अमाउंट जो है रिएक्शन में कितना खर्च हुआ वो इस फार्मूला से निकल जाएगा। इसको कहते हैं क्या, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट nth फ्रैक्शन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलिए अब इतना दूर तक तो मैंने पढ़ा दिया बच्चों। अब देखो बच्चों यहाँ पर जो है अभी तक मैंने इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन पढ़ाया, ठीक है, और हाफ लाइफ मेथड पढ़ाया, लेकिन उस पर मैंने कोई सवाल अभी तक नहीं बनवाया था। आपने देखा होगा कोई सवाल अभी तक डिस्कस नहीं किया मैंने। अब आइए हम लोग देखते हैं कि प्रॉब्लम्स कैसे आता है एग्ज़ाम में। सबसे पहले हमारा फोकस होगा बोर्ड में कैसे आएगा, और फिर हम देखेंगे कि कुछ सवाल कंपटीशन में कैसे आता है। तो अभी आप देखते हैं कि बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए हम लोग, इसमें 3 प्रॉब्लम्स मैंने लिख रखा है, तो आइए हम लोग उसको बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहला सवाल है क्वेश्चन 1 टाइप 1 करके दे दिया मैंने, ये मतलब इतने वेराइटीज़ का सवाल आता है। तो टाइप 1 आप देखेंगे तो इसमें फिर टाइप 2 होगा, टाइप 3 होगा, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 करके मैंने सारे वेराइटीज़ को एक एक करके डिस्कस कर दूंगा। फिर आप लोग सवाल बनाइएगा तो इंशाल्लाह आपसे प्रॉब्लम बन जाएगा। चलिए इसमें देखिए टाइप 1 क्या है, द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, यानी N2O5 डिकम्पोज कर रहा है 320 केल्विन पे और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रहा है। तो रिएक्शन दिया हुआ है N2O5 गिव 2NO2 प्लस हाफ O2। अब कह रहा है कि इसका इनिशियल अमाउंट जो है N2O5 का 1.24 इंटू 10⁻² है, और 60 मिनट बाद जो है ये 2.20 इंटू 10⁻² बच गया है। तो कहता है रेट कांस्टेंट बताओ। तो क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर ये कह ही रहा है रिएक्शन, तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन लगाना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन क्या, K इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग क्या होगा R0 अपॉन R, यही ना फॉर्मूला लगेगा। अब दिमाग लगा के देखो, सीधा सीधा सवाल है। देखो इनिशियल अमाउंट दिया हुआ 1.24 इंटू 10⁻² और फाइनल अमाउंट भी दिया हुआ है, ठीक है। तो R0 और R का वैल्यू हमें मालूम हो गया, यहाँ से निकाल के वहाँ रख देंगे। और टाइम भी दिया हुआ देखो यहाँ पर 60 मिनट है, तो यहाँ K का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। और वो आंसर मैंने लिख दिया 0.0304। ये आपको खुद से सॉल्व करके देखना है बच्चों, ये मैंने है ना आपको बता दिया। अब आइए अगला क्वेश्चन है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसमें टाइप 2 का क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो 20% कंप्लीट हुआ 10 मिनट में। 20% कितने मिनट में हुआ है, 10 मिनट में कंप्लीट हुआ। तो बोलता है कि कितने टाइम में वो 75% कंप्लीट हो जाएगा। सवाल समझ में आ गया? फिर से बोल रहा हूँ, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो 20% कंप्लीट होता है 10 मिनट में। तो बोलता है कि कितने टाइम लगेंगे 75% कंप्लीट होने में। तो हमको टाइम निकालना है 75% कंप्लीट होने के लिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टाइम कैसे निकालेंगे। 2.303 अपॉन T और अपॉन K लिख देंगे, क्योंकि हमने K को इधर ले लिया, T बाहर ले लिया। लॉग क्या हो जाएगा बच्चों, R0 अपॉन R। तो अब देखो इसमें 75% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर 100 रख देंगे, तो परसेंट लिखा हुआ है इसलिए 100 इसका इनिशियल अमाउंट होगा, और 75% कंप्लीट होने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ R0 है ना 100 होगा, तो R कितना हो जाएगा सोचो, R25 हो जाएगा। बोलोगे सर कैसे, देखो 75% कंप्लीट हो चुका है, तो कंप्लीट होने का मतलब बचेगा कितना, 25 ही ना बचेगा। तो ये 100 लेंगे तो ये 25 हो जाएगा। लेकिन यहाँ टाइम अगर निकालना तो K का वैल्यू तो हमको चाहिए, तो K का वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं। तो हम देखो इसमें इससे पहले जो एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उससे हम K निकाल सकते हैं। वो कह रहा था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 20% कंप्लीट होता है तो 10 मिनट लगता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से K निकाल देंगे, यानी पहले वाला डाटा इस्तेमाल करके K निकालेंगे और दूसरे वाले डाटा पे पुट कर देंगे। तो अब देखो फिर से वही एक्सप्रेशन ले लिया, K इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग R0 अपॉन R। ये क्यों लिया पता है ना, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो अब देखो यहाँ पर K यहाँ निकाल सकते हैं ना। अब कैसे निकालेंगे, तो 2.303 अपॉन T है, T कितना ले लेंगे बच्चों, 10 मिनट, क्योंकि 10 मिनट में कंप्लीट हुआ है। और यहाँ जो है R0 क्या ले लेंगे, 100, और 20% कंप्लीट हो गया। ध्यान से सुनना, 20% कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, 100 R0 ले लेंगे और R कितना लेंगे, क्योंकि 20% कंप्लीट हो गया है ना, तो बचा कितना होगा, 80 ही तो बचा होगा ना। तो 100 अपॉन 80 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, 20 पंचे 100, 20 चौके 80। और यहाँ पर 5 का लॉग 5 का वैल्यू और लॉग क्या होगा 4 का वैल्यू इस्तेमाल करना पड़ेगा। लॉग 5 का वैल्यू, ठीक है, और लॉग 4 का वैल्यू आप लॉग टेबल से देख करके इसमें रख देंगे। और T जो है यहाँ पर दिया हुआ 10 मिनट, तो K निकल जाएगा।
और यही के उठा करके बच्चों यहाँ पुट कर देंगे तो टी निकल जाएगा। इसका आंसर दे रखा है मैंने, आप लोग सॉल्व करके देखिएगा। 62.18 है। याद रखिए लॉग टेबल में है ना, आपको प्रॉब्लम थोड़ी बहुत होगी तो वो लॉग टेबल बैक साइड में दिया होता है। अब कैसे देखेंगे तो log 5 और log 4 का वैल्यू है ना दो तरह से देख सकते हैं। एक तो वैल्यू आपको याद होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा था मैंने कि log 2 का वैल्यू 0.3010 होता है, तो log 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा। उसी तरह log 5 का वैल्यू log 2 और log 3 के वैल्यू को जोड़ दो। इन जनरल ऐसा कर सकते हैं। 0.30 log 2 का वैल्यू होता है और log 3 का वैल्यू 0.477 होता है, तो जोड़ के पता चल जाएगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप लॉग टेबल जाकर पीछे देखना, तो log 5 अगर देखना है तो 50 का 0 में देख लेना, वहाँ देखना लॉग टेबल में है ना 10 से शुरू करके 50 तक 100 तक जा रहा है। तो log 5 का वैल्यू को देखना तो 50 का 0 में देख लेना, और log 4 का वैल्यू देखना तो 40 का 0 में देख लेना, क्योंकि log जो है 10 से शुरू कर रहा है, 10 बेस का log होता है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर भी दिया हुआ, सॉल्व कर लेंगे, देख लेंगे, जो डाउट होगा पूछ लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकंड इनवर्स, यानी के का वैल्यू दिया हुआ है, तो बोलता है हाउ मच टाइम इट टेक टू रिड्यूस कॉन्सेंट्रेशन 1/6, यानी 1/6 आने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसका रेट कांस्टेंट दिया हुआ, तो हमारे पास 1/16 पार्ट में है ना पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, 2.303 अपॉन के हो जाएगा बच्चों, और लॉग क्या हो जाएगा, R0 अपॉन R हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब R0 अपॉन R है तो इसका मतलब इनिशियल यहाँ पर के क्या ले लेंगे, 60 ले लेंगे, R0 क्या ले लेंगे 1, और ये 1/16 पार्ट है। देखो क्या लिखा हुआ, इट रिड्यूस टू कॉन्सेंट्रेशन 1/16 द वैल्यू, इसका मतलब ये क्या लेंगे 1, R0 ले लेंगे, और ये क्या हो जाएगा R क्या हो जाएगा 1/16 वैल्यू तक पहुँच गया। तो इसका मतलब यहाँ log 16 का वैल्यू इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आप जाके देखिएगा log 16 का 0 में देखिएगा तो आपका के का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, तो टी का वैल्यू निकल जाएगा, ये इतना आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है। तो ये जो तीनों प्रॉब्लम्स हैं वो तीनों फर्स्ट ऑर्डर पे दिए हुए थे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं। अब देखो बच्चों, ये टाइप 4 का सवाल है। इसमें कह रहा है कि द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो एक थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा कंपाउंड का जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और बोलता है कि अगर उसका 50% कंपाउंड को डिकम्पोज होने में 120 मिनट लगता है, तो बताओ कि कितने टाइम में वो 90% कंप्लीट हो जाएगा, यानी टूट जाएगा। फिर से सवाल समझ लो, द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड इज़ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन है, यानी हीट से वो रिएक्शन हो रहा है, और कहता है कि इफ़ द 50% ऑफ कंपाउंड इज़ डिकम्पोज इन 120 मिनट, अगर उस रिएक्शन में 50% रिएक्शन जो है कंप्लीट हो रहा है 120 मिनट में, तो बताना है कि कितने टाइम में वो 90% कंप्लीट हो जाएगा। तो देखेंगे कैसे सोचते हैं हम लोग। 50% कंप्लीट है, कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है 50%, बोलो 120, यानी ये हाफ लाइफ दिया हुआ ना, तो टी हाफ क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन के होता है, नहीं होता है, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है ना, फर्स्ट ऑर्डर का है, ये हाफ लाइफ दिया हुआ। आप बोलोगे सर हाफ लाइफ क्यों लगा, देखो ना 50% कंप्लीट हो रहा है, तो 50% कंप्लीट होने का मतलब आधा रिएक्शन कंप्लीट हो गया, आधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो हम हाफ लाइफ वाला एक्सप्रेशन लगा सकते हैं। तो अब दिमाग लगा के सोचो 0.693 और टी हाफ का वैल्यू कितना ले लेंगे। ठीक है, टी हाफ का वैल्यू देखो 50% कंप्लीट हो रहा है, तो इसमें आप लोग को बताना है कि इसमें कह रहा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 50% कंप्लीट हो रहा 120 में, तो यहाँ पर टाइम टी हाफ की जगह क्या ले लेंगे 120 ले लेंगे, नहीं, क्योंकि जो टाइम है वो आधा होने में 120 मिनट लगा रहा, तो टी हाफ कितना ले लेंगे 120, तो यहाँ से के का वैल्यू निकल जाएगा बच्चों। और फिर क्या करेंगे कि फिर टाइम हम निकाल सकते हैं 2.303 अपॉन के लॉग R0 अपॉन R ले लेंगे, यानी कि यहाँ से हम लोग टी हाफ 120 ले लिया, यहाँ से के निकल गया, के यहाँ पुट कर देंगे, तो अब 90% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो ये R0 क्या ले लेंगे 100, और यहाँ जो R ले लेंगे फाइनल क्या ले लेंगे बताओ 10 ले लेंगे। क्यों, क्योंकि बोला 90% कंप्लीट हो रहा, तो इनिशियल 100 होगा तो फाइनल 10 ही ना बचेगा। तो इस तरह से ये सॉल्व करेंगे, और इसका आंसर 399 मिनट है बच्चों। इसको सॉल्व आप खुद से करके देखिएगा। ठीक है, अब ये अगला सवाल है द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। आपको याद होगा जो रेडियो एक्टिविटी होती है वो फर्स्ट ऑर्डर डिसइंटीग्रेशन होता है, तो उसी पे ये सवाल है कि हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव डिके C14 जो है वो 5730 साल है, यानी C14 का हाफ लाइफ दिया हुआ 5730 साल।
तो बोलता है कि एन आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेन्स वुड। आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट किसे कहते हैं? जैसे है ना, आप जानते हैं कि फॉर एग्जांपल जो पिरामिड्स होता है उसमें क्या होता है, फॉसिल्स पाए जाते हैं, उसमें राजा का है ना बर्तन होता है, सामान होता है, तो उसको आर्टिफैक्ट कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो उस आर्टिफैक्ट में कह रहा है कि उसमें C14 80% बच रहा है, हैड ओनली 80% C14, यानी कि जो इनिशियल अमाउंट के रेस्पेक्ट में 80% बच रहा है C14। तो बताना है कि ये सैंपल कितना पुराना है, वो जो सामान है वो कितना पुराना है। तो अगेन हम क्या करेंगे कि फार्मूला कौन सा लगाएंगे? फार्मूला देखिए मैं यहाँ लगा के दिखा रहा हूँ, K = 2.303 अपॉन T log R0/R। ठीक है बच्चों, अब क्योंकि हाफ लाइफ यहाँ दिया हुआ है ना, देखो हाफ लाइफ दिया हुआ है 5730, तो आप जानते हैं कि हाफ लाइफ से K निकल सकता है ना, K = क्या आ जाएगा 0.693 अपॉन T हाफ। ठीक है, तो T हाफ कितना रख देंगे 5730 ये रख देंगे, और K यहाँ निकल जाएगा, K यहाँ पुट कर देंगे। और टाइम आपको निकालना है कितना पुराना सामान है, तो ये टाइम ही तो निकलेगा। और लॉग R0 कितना ले लेंगे 100, आप फाइनल कितना ले लेंगे, तो 80% क्या है बच रहा है। देखो ध्यान से 80% कंप्लीट नहीं हुआ, 80% रिमेन कर रहा है, तो 100/80 ले लेंगे, तो सॉल्व होकर के क्या आ जाएगा बच्चों 1846 साल आ जाएगा अप्रॉक्स। तो समझ में आया क्या किया मैंने? पहले K निकाल दिया, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो K का वैल्यू यहाँ से निकाल दिया, क्योंकि T हाफ दिया हुआ, K का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों टाइम निकल जाएगा। क्लियर हो गई बात? इसका आंसर आपको 1846 साल है। अब अगला क्वेश्चन देखिए टाइप 6 का, इसमें कह रहा है कि कैलकुलेट द 2/3 लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसका K का वैल्यू दिया हुआ 2/3 लाइफ निकालने को कह रहा है। तो हम कैसे निकालेंगे? तो आपको याद होगा अभी मैंने nth टाइम के लिए क्या कहा था, इसके लिए कहा था T1/n = क्या था log 2.303 अपॉन K log 1/1 था। ये फार्मूला याद करो, यही पढ़ाया था मैंने। तो 2/3 कर रहा है, इसका मतलब T क्या हो जाएगा, T 2/3 हो जाएगा। और इसमें कह रहा है कि कैलकुलेट 2/3 लाइफ, यानी टाइम निकालने को कह रहा है। और 2.303 K का वैल्यू कितना दे देंगे, देखो K का वैल्यू दिया हुआ है, तो K का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे कितना 5.48 × 10⁻⁻14। और लॉग अब क्या होगा 1/1 - 2/3 कर देंगे 2/3, क्योंकि 2/3 गया ना, तो 2/3 लाइफ है, इसका मतलब क्या होगा कि 1/1 - 2/3 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 2.01 × 10⁻13 सेकंड इनवर्स 13 सेकंड आ जाएगा बच्चों। क्लियर हो के बाद अब जो है हम लोग 7th सवाल देखेंगे बच्चों। तो 7th सवाल क्या कर रहा है टाइप 7 में, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, और जिसमें हमको रेशियो बताना है किसका, तो 3/4 टाइम का और हाफ लाइफ का, 3/4 और हाफ लाइफ का। क्या कह रहा है फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैलकुलेट द रेशियो बिटवीन द टाइम टेकन टू कंप्लीट 3/4 ऑफ द रिएक्शन, यानी आपको टाइम का रेशियो बताना है। पहला क्या 3/4 है ना अमाउंट रिएक्शन में कंप्लीट हुआ है, दूसरा में हाफ अमाउंट कंप्लीट हुआ, तो टाइम का रेशियो बताना है ना, किससे 3/4 से और किससे हाफ से। तो अब आप देखो हमको पहले है ना आपको क्या करना पड़ेगा, तो T 3/4 लेना पड़ेगा, क्योंकि 3/4 के लिए कह रहा है। और क्या होगा 2.303 अपॉन K हो जाएगा, लॉग क्या हो जाएगा R क्या हो जाएगा 1, और अपॉन क्या हो जाएगा 1 - 3/4 ले लेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही बात। और इसी तरह से लॉग T हाफ के लिए ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर है ना 3/4 भी दिया हुआ और हाफ भी दिया हुआ, तो 2.303 अपॉन K और लॉग 1/1 - हाफ दे देंगे। तो ये क्वेश्चन 1 हो गया, ये क्वेश्चन 2 हो गया। तो इन दोनों को अगर हम है ना रिलेट करेंगे तो क्या होगा, वो जो है 3/4 जो होगा वो 2 टाइम्स होगा एज़ कम्पेयर टू T हाफ के। ठीक है बच्चों, तो ये सॉल्व करके देख लेंगे बच्चों, तो ये बात आप लोग को समझ में आ जाएगी। तो मैंने टोटल 6 टाइप का सवाल बच्चों बनवा दिए हैं, और इसमें जो है बच्चों और भी वैरायटीज़ ऑफ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग और भी वैरायटीज़ 1-2 देख लेते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पर टाइप 8 का क्वेश्चन है, कह रहा है कि द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द कन्वर्जन ऑफ अमोनियम साइनेट, ये अमोनियम साइनेट यानी NH4 है, गलती से लिख दिया NH3 मैंने, अमोनियम साइनेट इनटू यूरिया, यानी अमोनियम साइनेट को है ना यूरिया में बदलने में
303 केल्विन पे हाफ लाइफ पीरियड जो है वो दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि 0.1 है ना, अगर कॉन्सेंट्रेशन है और 0.2 कॉन्सेंट्रेशन है, 2 कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ, 0.1 भी दिया हुआ, 0.2 भी दिया हुआ। और उसका जो है फर्स्ट हाफ लाइफ 1152 है और दूसरा दिया हुआ 568 मिनट। तो बोलता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ। तो देखो बच्चों, हमने अभी आपको बताया था हाफ लाइफ से भी ऑर्डर निकाल सकते हैं, और इसके लिए एक फार्मूला याद करो, मैंने बताया था T12 अपॉन T12 इक्वल टू C2 का पावर n-1 और C1 का C1 अपॉन C1 होगा। तो यहाँ पर n कैसे निकालेंगे, तो आपको देखना n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो T12 क्या ले लेंगे, फर्स्ट क्या ले लेंगे 1152 यानी 1152 ले लेंगे, और सेकंड क्या ले लेंगे बच्चों 568 ले लेंगे। उसी तरह C2 कितना ले लेंगे बच्चों 0.2 और C1 कितना ले लेंगे 0.1। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू आ जाएगा, और वो n का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, तो n का वैल्यू 2 आ जाएगा। मैंने अभी आंसर लिख दिया है। चलिए अब एक और जो है ना टाइप देखते हैं, 9 टाइप का क्वेश्चन है कि फॉलोइंग रिजल्ट वेयर ऑब्टेन्ड फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन एन इनर्ट सॉल्वेंट। एक रिएक्शन है जिसमें N2O5 डिकम्पोज कर रहा। अब आपको याद होगा N2O5 कैसे डिकम्पोज करता है, तो मैं आपको बता दूं N2O5 को डिकम्पोज करने का तरीका ये होता है कि ये बनता है क्या 2NO और प्लस हाफ O2 बनता है, याद करो, ठीक है, 2NO प्लस हाफ O2 है ना, 2NO2 होगा, सॉरी 2NO2 प्लस हाफ O2 होगा। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि इसमें ये डाटा अवेलेबल कराया हुआ है, ठीक है, टाइम का और वॉल्यूम ऑफ O2 का। अब ध्यान से देखो O2 जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका दे रहा है। अब आमतौर पे अभी तक जो हमने देखा उसमें रिएक्टेंट का अमाउंट देता है, लेकिन यहाँ इस केस में है ना प्रोडक्ट का अमाउंट दिखा रहा है। तो 0 टाइम में 0 होगा, ऑब्वियसली जब टाइम 0 होगा तो प्रोडक्ट तो 0 ही रहेगा। फिर 300 सेकंड में 3.42 ऑक्सीजन वॉल्यूम के हिसाब से प्रोड्यूस होगा, फिर 600 सेकंड में इतना, फिर 900 में इतना, और फिर इन्फिनिटी पे यानी मैक्सिमम टाइम पे 34.75 होगा। तो बताना है कि फर्स्ट ऑर्डर है कि नहीं। तो ये बच्चों ये स्पेशल केसेस को याद रखिएगा, K इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग V0 अपॉन V0, या इसको कहते हैं V इन्फिनिटी अपॉन V इन्फिनिटी माइनस VT। एक फार्मूला है, यानी आपको याद होगा हमने जो फार्मूला पढ़ा है कैसे पढ़ा है, R0 अपॉन R पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों कि फार्मूला बदल गया है, V इन्फिनिटी अपॉन, ध्यान से देखो मैं लिख रहा हूँ फिर से, V इन्फिनिटी अपॉन V इन्फिनिटी माइनस VT। ये हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखो प्रोडक्ट के टर्म में यहाँ डाटा दे रहा है। अभी तक हम रिएक्टेंट के टर्म में अमाउंट दिया होता था, यहाँ प्रोडक्ट के टर्म में है। तो यहाँ पर हमको बताना है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है कि नहीं। तो उसका तरीका क्या होता है कि इसका जो V इन्फिनिटी है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माना जाएगा, यानी मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन माना जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का जो मैक्सिमम अमाउंट होगा वो क्या होगा, इन्फिनाइट टाइम पे होगा, क्योंकि 0 टाइम पे तो 0 ही ऑक्सीजन बनेगा ना, क्योंकि देखो प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन बन रहा। तो इन्फिनाइट टाइम का जो अमाउंट होगा वो आपको V इन्फिनिटी लिया जाएगा, और V इन्फिनिटी फिर से वापस ले लेंगे। और VT का मतलब क्या होता है कि जैसे 0 और 300 के बीच में कितना है टाइम, 300 है, तो 300 और यहाँ पर टाइम ले लेंगे 300, और VT क्या ले लेंगे 3.42 ले लेंगे। उसी तरह से यहाँ क्या निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर अगली बार क्या करेंगे, फिर हम सेम कंडीशन ले लेंगे, 2.303 अपॉन टाइम क्या ले लेंगे 600, और फिर लॉग V इन्फिनिटी वही 34.75 लिया जाएगा, और यहाँ भी V इन्फिनिटी 34.75, और VT कितना ले लेंगे बच्चों, तो 1/T टाइम में क्या होगा 6.30 रख देंगे। अगर हर बार बच्चों K का वैल्यू अगर सेम आ जाएगा तो इसका मतलब कि वो फर्स्ट ऑर्डर एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और इसका मतलब वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है बच्चों। तो एक बात बच्चों हमेशा याद रखिएगा कि अगर ऐसा सिचुएशन आता है कि जब प्रोडक्ट के टर्म में अगर दिया रहे अमाउंट, तो हमेशा बच्चों याद रखिएगा प्रोडक्ट के टर्म में अमाउंट देता है तो आपको क्या करना है, V इन्फिनिटी अपॉन V इन्फिनिटी माइनस VT वाला फार्मूला लगाना है। वैसे तो हम जानते क्या हैं बच्चों, K इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग R0 अपॉन R जानते हैं, लेकिन ये स्पेशल केस है, इसमें प्रोडक्ट के टर्म में क्योंकि अमाउंट दे रहा है बच्चों, तो इसका मतलब वहाँ पर हमको वॉल्यूम ऑक्सीजन दे रहा है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन यानी वॉल्यूम के टर्म में दे रहा है, तो V इन्फिनिटी अपॉन V इन्फिनिटी माइनस VT लगाना पड़ेगा बच्चों।
और फिर हम जा करके यहाँ के का वैल्यू हर बार निकाल के देखेंगे, और हर बार अगर के का वैल्यू बच्चों सेम आ जाए, ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं, हर बार अगर वी है ना के का वैल्यू सेम आ जाए तो इसका मतलब ये कन्फर्म हो जाएगा बच्चों कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है बच्चों। ठीक है, तो ये मैंने आपको मैक्सिमम जो है सवाल जो है आपको बनवा दिया है फर्स्ट ऑर्डर पे बच्चों। ठीक है, तो इसको आप लोग फर्स्ट ऑर्डर वाले जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको आप बना के देखेंगे बच्चों। और हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि नेक्स्ट लेक्चर में ज़ीरो ऑर्डर पे दो तीन सवाल बना लेंगे, और एक दो सवाल कंपटीशन के लिए बनाएंगे बच्चों। और फिर एक लास्ट मेथड पढ़ेंगे, और वो ऑर्डर निकालने का सबसे आखिरी मेथड होगा, और वो होगा ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड? ग्राफिकल मेथड, ऑर्डर पता करने के लिए। और ग्राफिकल मेथड में करना क्या होता है बच्चों कि अभी तक हमने जितना भी ग्राफ पढ़ा है वो सारे ग्राफ क्या हो रहे हैं, पर्टिकुलर ऑर्डर को डिफाइन करते हैं। तो वो ग्राफ जो है बच्चों हम लोग को है ना एक सेपरेट पेज पे बनाना होगा, और उस ग्राफ से हमको ऑर्डर पता चल जाएगा। तो मैं एक है ना आपको काम बता देता हूँ कि जितना भी हमने ग्राफ पढ़ा अभी से लेकर के शुरुआत से लेकर जब हमने फर्स्ट इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन की जब शुरुआत की थी, तो वहाँ जितना ग्राफ बनाया था कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम या कंसंट्रेशन वर्सेस रेट के बीच, वो सारे ग्राफ को एक जगह जमा कर लीजिएगा। तो इससे क्या होगा बच्चों कि आपको ऑर्डर वहाँ से भी पता चल जाएगा बच्चों। अब इस सवाल को सारे बना के देखिएगा बच्चों, और जो बन जाएगा, ठीक नहीं बनेगा तो मुझसे आप कॉल करके या वैसे डिस्कस करके पूछ सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्लास के लिए बाय बाय।